नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है ट्रैवलोलिक के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे रीज़न जिस रीज़न के होने से आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम होता है, जिसके बारे में आपको सावधान रहना चाहिए वीज़ा के फॉर्म फिलअप करने से पहले। अगर वो रहता है तो आपका वीज़ा के रिजेक्शन के चांस मैक्सिमम होते हैं। तो इस पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर कर चुके हो, तो ये सब डिटेल में जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैसे तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस के जो कारण होता है वो बहुत सारे हो सकता है। आपको वीज़ा के फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें डालना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको, जेन्युइन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, इसके बारे में हमने और एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर आ रहा है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बारे में नहीं होना चाहिए, जो अगर होगा तो आपका वीज़ा का रिजेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप वो नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लो। वो देखने के बाद आपको वीज़ा के फॉर्म फिलअप करने के लिए बहुत आसानी होगी, तो वो वीडियो आप देख लो। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो वीज़ा के फॉर्म में या वीज़ा के आप जो फाइल करते हैं उसमें सही होना है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स या आप जो इन्फॉर्मेशन डाले हैं उसमें वो जब क्रॉस वेरीफाई होगा तो आपके रिजेक्शन के चांस मैक्सिमम होते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो ऐसा कोई केस आपके अगेंस्ट में हो जो आपका इंडियन पिनल कोड में क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, तो ऐसे होने से आपको किसी भी देश का वीज़ा नहीं मिलेगा, यानी कि किसी भी देश में जाने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। और अगर आपके कोई केस पेंडिंग है, कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है जो कि कोर्ट में अभी चल रहा है, तो ऐसे अगर होता है तो उस वजह से भी आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, सिक्योरिटी रीज़न। मान लो कि आप किसी ऐसे देश में जाना चाहते हो जो आपके खुद के सिक्योरिटी के लिए बहुत नेगेटिव में जाता है, जो आपके सिक्योरिटी के खिलाफ जाता है, तब वीज़ा अप्रूवल अथॉरिटी जो है वो आपका शायद वीज़ा नहीं भी दे सकता है। जैसे मान लो कि अगर इस वक्त आप अफ़गानिस्तान में जाना चाहते हो, जैसे कि वहाँ का सिचुएशन चल रहा है, तो इस वक्त आप अफ़गानिस्तान के लिए अप्लाई करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि अफ़गानिस्तान के जो वीज़ा अप्रूवल अथॉरिटी है वो आपके वीज़ा ना दे। पॉइंट नंबर 4, अगर आपका रिकॉर्ड आपके देश में ही अच्छा ना हो, आप ऐसा कोई काम से रिलेटेड है या ऐसा कोई काम कर चुके हैं जिसकी वजह से आपका रिकॉर्ड आपके देश में ही ख़राब है, तो अगर आपके देश का सरकार आपसे परेशान है तो दूसरी देश का सरकार आपको वहाँ पर जाने की परमिशन कैसे दे सकता है? तो उस वजह से भी आपका वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत मिनिमम होता है। जो 5th पॉइंट है वो है, आप ऐसा कोई कारण नहीं दिखा, आप जिस देश में जाना चाहते हो उस देश में ट्रैवल करने का कोई वैलिड रीज़न आप दिखा नहीं सकते। मतलब किस कारण से उस देश में जा रहे हो, क्या पर्पस है आपका, टूरिज़्म है, बिजनेस है, कौन सी पर्पस से आप उस देश में जा रहे हो, ऐसा आप कोई कारण दर्शा नहीं सकते। तो उस वजह से अगर आप ये प्रॉपरली नहीं कर सकते तो उस वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, यहाँ पे हम बात करेंगे आपके इनकम के बारे में। मतलब
आपका जो इनकम है वो अगर लीगल नहीं है, मतलब लीगल नहीं है, या फिर ऐसा कोई सोर्स है जहाँ पे आपका प्रॉपर इनकम का जो प्रूफ है वो वैलिड नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। मतलब ऐसा मान लो कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट या आपका जो इनकम का जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हो तो वो सफिशिएंट नहीं है, या फिर आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जो वीज़ा अप्रूविंग अथॉरिटी है उनको सही नहीं लगा, मतलब कहाँ से आपका इनकम हो रहा है उनको क्लियर नहीं है, तो इस वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7। आप जिस देश में जाना चाहते हैं उस देश के लिए आपका वीज़ा पहले भी रिजेक्ट हो चुका है किसी भी कारण से, तो वहाँ पे आपको जाने के मतलब वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आप पहले थाईलैंड जाना चाहते थे, तो थाईलैंड के लिए आप अप्लाई किए थे, तो वहाँ के वीज़ा किसी भी वजह से आपका रिजेक्ट हो चुका है, तो दूसरी बार जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी मतलब चांसेस थोड़ा सा कम रहता है जो फ्रेश अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से। यहाँ पे एक और भी एक चीज़ है कि अगर आपके पासपोर्ट में ऐसी किसी देश का स्टंप है जिस देश में आप पहले जा चुके हो, तो अभी आप जिस देश में जाना चाहते हो वहाँ से उनका संबंध अच्छा नहीं है, तो फिर भी आपका वीज़ा मिलने का चांस कम हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई बंदा इज़राइल जाना चाहता है और उसका वीज़ा जो है वहाँ पर पैलेस्टाइन का स्टंप है, तो फिर उसका चांस बहुत मिनिमम है। कोई बंदा यूएस या यूके जाना चाहता है और ऐसे किसी कंट्री लाइक सीरिया, अफ़गानिस्तान या फिर इजिप्ट, ऐसा कोई देश का स्टंप उसके पासपोर्ट पर लगा हुआ है या फिर उसके पासपोर्ट पर ऐसा कोई देश का वीज़ा है, तो ये चांसेस बहुत कम हो जाता है। बहुत इंक्वायरीज़ होता है, फ़ोन कॉल्स भी आ सकते हैं आपको वीज़ा ऑफिस से कि क्यों गए थे उस देश में, आप क्या कर रहे थे, कितने दिनों के लिए थे, वगैरह वगैरह। तो ऐसा अगर होता है तो वहाँ पर भी वीज़ा मिलने के चांस कम हो जाता है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 8। तो अगर ऐसा कोई डिजीज़ हो आपको जो बहुत इन्फेक्शस है, जो बहुत कॉन्टेजिनियस है, जो फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कोई डिजीज़ आप हाइड करते हैं, अगर आप पकड़े गए या फिर कोई डॉक्यूमेंट एक्सपोज हो गया या फिर कुछ हो गया, ये होने से भी आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। किसी भी इन्फेक्शस डिजीज़ के वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 9। तो यहाँ पे अगर दो देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं हो, रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो, तो वहाँ पर वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाता है, या फिर वीज़ा आपको नहीं मिलता। जैसे कि अगर आप मान लो कि यहाँ से आप पाकिस्तान जाना चाहते हो, तो या फिर पाकिस्तान से कोई बंदा यहाँ पर आना चाहता है, तो वहाँ पर वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 10। तो मान लीजिए कि आप किसी भी देश के लिए पहले वीज़ा अप्लाई किए थे और वो अप्रूव भी हो गया था, लेकिन अब नहीं गए, और इसके लिए कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि क्यों आप नहीं गए, और फिर आप जाके दोबारा उस देश में जाना चाहते हैं, उसके लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो वो जो वीज़ा अप्रूविंग अथॉरिटी है वो इस वीज़ा को बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं, तो यहाँ पर भी आपका वीज़ा मिलने की चांसेस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन चांसेस जो है वो घट जाता है। इफ़ यू हैव ब्रोकन प्रीवियसली एनी इमिग्रेशन और फॉरेन पॉलिसीज, मतलब पहले भी आप कहीं विदेश गए हो और आपका रिकॉर्ड ये है कि आप किसी इमिग्रेशन पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी का ब्रेक किए हो, नहीं माने हो, तो ये अगर रिकॉर्ड आपके है तो यहाँ पर भी आपका वीज़ा मिलने के चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो सोचता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो ये फिर जाएगा, फिर कोई पॉलिसी ब्रेक करेगा, फिर कोई बवाल मचाएगा, तो यहाँ पर भी आपका वीज़ा मिलने के चांस
घट जाता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता फिरता रहता है कि ये जो पॉइंट है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। मतलब आप के जो पासपोर्ट है वहाँ पर किसी देश का वीज़ा का स्टैम्प लगा हुआ है कि नहीं है, आप पहले भी किसी देश में गए हो कि नहीं गए हो, तो इन सब के ऊपर भी क्या वीज़ा रिजेक्शन या मिलने की चांसेस डिपेंड करता है कि नहीं है। तो देखिए, बात ये कि अगर आप फ्रेश पासपोर्ट होल्डर है, आप डायरेक्टली यूके जाना चाहते हैं या फिर शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या फिर यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो हाँ, वहाँ पर मिलने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, आपको मिल भी सकता है। ऐसे भी केसेस है, बहुत केसेस है कि फ्रेश पासपोर्ट में यूएस वीज़ा लग गया। तो इसके बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ प्ले करता है, तो उस पर हम आज नहीं डिस्कस करने वाले। लेकिन अगर आप एक कॉमन आदमी हो, एक आम इंसान हो, तो हाँ, ये चांसेस आपके लिए बहुत कम है। मगर जिस देश के साथ इंडिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और जहाँ पे मैक्सिमम इंडियन ट्रैवल करते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया का किसी भी कंट्री को ले लीजिए, तो वहाँ जाने के लिए आपको फ्रेश पासपोर्ट पे भी चांसेस ज़्यादा रहता है और मैक्सिमम रहता है। तो अगर आपके पासपोर्ट में ट्रैवल हिस्ट्री है तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर नहीं है तो हाँ, पहले अटेम्प्ट में किसी भी बड़ा कंट्री में आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो चांसेस कम रहता है। लेकिन जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो कौन सा कंट्री है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद है यहाँ पर हम देखेंगे इनसफिशिएंट फंड। मतलब अगर आपके बैंक बैलेंस जो जिस देश में आप जाना चाहते हो वहाँ का पॉलिसी है, तो वहाँ के हिसाब से आपके बैंक में सफिशिएंट फंड नहीं है, तो इस कारण से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। खास करके शेंगन वीज़ा के लिए, यूके के वीज़ा के लिए या फिर यूएस वीज़ा तो डेफिनेटली। तो अगर सफिशिएंट फंड नहीं है तो आपका वीज़ा ज़रूर रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद एक बड़ी अजीब सी पॉइंट है, ये है सोलो ट्रैवलर के लिए। मतलब अगर आप अकेला ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए आप वीज़ा के अप्लाई करते हो, तो वो वीज़ा के मिलने के चांसेस कम होता है एज़ कम्पेयर टू आप फैमिली के साथ या ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पर वीज़ा के मिलने के चांसेस ज़्यादा रहता है। सोलो ट्रैवलर को ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वीज़ा नहीं मिलते, नहीं, तो बहुत सारे सोलो ट्रैवलर हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन जो चांसेस है वो अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो चांसेस ज़्यादा रहता है। खास करके आप अगर शेंगन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो या यूएस यूके में ट्रैवल कर रहे हो, तो वो जो बंदा वीज़ा मतलब अप्रूव करता है वो देखता है ये बंदा जा रहा है अपने फैमिली के साथ तो वापस तो ज़रूर आएगा। लेकिन अब अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो कहीं पर आप जाके सेटल हो गया तो प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। तो इसलिए सोलो ट्रैवलर के लिए थोड़ा परेशानी शायद उठाना पड़ सकता है, लेकिन मिल भी जाता है। तो सोलो ट्रैवलर के ये एक डिमेरिट्स या एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, या फिर आप हमको मेल भी कर सकते हैं मेरे अबाउट पेज में दिए हुए मेल आईडी में। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको इंस्पिरेशन मिलता रहे आगे भी ऐसे ट्रैवल के बारे में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए